जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। आज हम एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी या डिफरेंट स्टेट के जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये पेपर 3 का मेंस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवन फॉर प्री आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किगाली अमेंडमेंट क्या है, इसका रिलेशन किससे है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ये टॉपिक किगाली अमेंडमेंट, जो अभी 2 दिन पहले ही न्यूज़ में था। इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया है। और अगर आपने हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाएं और अभी ही सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूँगा। नॉलेज ग्रंथ नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आपको सामने लोगो लेफ्ट साइड पे बॉटम में आपको लोगो दिख रहा होगा। लेफ्ट साइड पे टॉप पे जो लोगो दिख रहा है उसको आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि सेव आर अर्थ, सेव इन्वायरमेंट, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। और बैकग्राउंड में जो आपको चिमनियों से निकलता है एक पॉल्यूटेड धुआं निकल रहा है, इससे ही रिलेटेड है। इसलिए एक ऐसा थंबनेल बनाया गया है जिससे आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या है किगाली अमेंडमेंट, इस कंटेक्स्ट में न्यूज़ में क्यों था, कंटेक्स्ट क्या था। कॉन्टेक्स्ट ये था कि इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि वह किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई कर देगा। किगाली अमेंडमेंट जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक की अमेंडमेंट है। आगे हम जानेंगे कि क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किससे रिलेटेड है, कब हुआ था, क्यों हुआ था। ठीक है, तो अभी आप इतना जान लीजिए कि न्यूज़ में इसलिए है कि किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई कर दिया जाएगा। रेटिफाई का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट आपके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिफरेंट COPs होती हैं, मतलब कमेटी होती हैं, तो ग्लोबल का जो होता है मीटिंग्स होती हैं, उनमें कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। तो उनमें जो डिसीजन दिए जाते हैं अगर आप उनको रेटिफाई कर देते हैं तो आप मतलब आपकी गवर्नमेंट उसके लिए मतलब बंधित हो जाती है कि उसको अब उस ऑर्गेनाइजेशन जिसने भी, जैसे UNEP है, UN का एक यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, उसने जो भी डिसीजन लिए हैं वो आपको पूरी तरह से उसको अपने यहाँ पर अप्लीकेबल करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। और उनका इंस्पेक्शन भी टाइम टाइम पे होता रहता है। उस तरह से पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे हम जानेंगे। तो अभी आपको रेटिफाई का मतलब समझ में हो गया। रेटिफाई का मतलब जिस तरह से हमारा कोई बिल पास होता है उसी तरह किसी प्रोटोकॉल का कोई जो भी डिसीजन लिया जाता है वर्ल्ड लेवल पे, उसको उसमें जो अमेंडमेंट किया जाता है उसको रेटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो रेटिफाई कर दिया है इंडिया ने। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि क्या किगाली अमेंडमेंट क्या है। किगाली अमेंडमेंट रवांडा की एक कैपिटल, रवांडा जो एक कंट्री है जो आपका अफ्रीकन कंट्री पड़ेगी। आई थिंक आपका सेंट्रल ईस्टर्न कंट्री पड़ती है रवांडा। यहाँ पे अक्टूबर 2006 में एक नेगोशिएशन किया गया था। ये नेगोशिएशन जो था 2019 में फोर्स में आ गया था। मतलब 2019 के बाद डिफरेंट कंट्रियों ने उसको रेटिफाई करना स्टार्ट कर दिया था और उसके हिसाब से पॉलिसी बनाना स्टार्ट कर दिया था। हमारे इंडिया ने वो डिसीजन, भले हम थोड़ा लेट हैं 1-2 साल, बट ले लिया है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है आगे चल के। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा कदम है इंडिया की तरफ से ये, जिसको वर्ल्ड लेवल पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। ठीक है, क्या था किगाली अमेंडमेंट, किससे रिलेटेड था? ये रिलेटेड था आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, इसको HFC कहते हैं। HFC आपके घर में एक्सटेंसिवली यूज होता है। जैसे एयर कंडीशनिंग में जो आपका कूलिंग एजेंट होता है वो HFC होता है। आपका रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो होता है उसमें जो कूलिंग एजेंट होता है वो भी HFC होता है। और जो फोम बनाने में जो गैस यूज होती है, जो केमिकल यूज होता है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ही होता है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से परेशान करता है, क्या दिक्कत करता है, हमारी ओजोन लेयर जो होती है उसको किस तरह से डिप्लीट करता है, ये हम आगे जानेंगे। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए है किगाली अमेंडमेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्री में कि कौन सा अमेंडमेंट था वो जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए एक स्टेप लिया गया था ग्लोबल लेवल पे। तो उस अमेंडमेंट का क्या नाम था? किगाली था। किगाली कहाँ पड़ता है? तो रवांडा की ये कैपिटल है, ये अफ्रीकन कंट्री में पड़ता है। आपको अब ये पता करना है कि आप थोड़ा सा होमवर्क करेंगे घर जाके कि देखेंगे रवांडा जो कंट्री है वो किस किस कंट्री से घिरी हुई है, उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहाँ पे, जोग्राफिक लोकेशन कहाँ पे है। क्योंकि बिकॉज कभी कभी आपसे जो भी लाइमलाइट में जो भी कंट्रीज़ रहती हैं उनके बारे में उनका आपका क्या जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, पॉलिटिकल क्या पर्सपेक्टिव, वो सब आपसे पूछ सकता है। तो आप ये जाके थोड़ा रवांडा के बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या टारगेट सेट किए गए हैं कि किगाली अमेंडमेंट के द्वारा हमारे क्या टारगेट सेट किया गया है, किस तरह से यूजफुल रहने वाला है, पोल्यूशन को किस तरह से कार्व आउट करेगा, तो हम ही जानेंगे। ठीक है। तो इस 2000 जो 21वीं सदी चल रही है, इसके मतलब लिखा है मिडिल ऑफ दिस सेंचुरी, मतलब आपका 2050 तक, 2050 तक 85% HFC को कर्टेल करने की बात की जा रही है। मतलब जितना एक्सटेंसिवली यूज वर्ल्ड में हो रहा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसको 85% वाइप आउट कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। ठीक है। और डिफरेंट कंट्री को डिफरेंट टाइमलाइन दिया गया। अब आप पूछेंगे डिफरेंट कंट्री को डिफरेंट टाइमलाइन क्यों दिया जाता है? डिफरेंट कंट्री को डिफरेंट टाइमलाइन, कुछ कंट्री देखिए डेवलपिंग कंट्री होती हैं, कुछ कंट्री डेवलप्ड कंट्री होती हैं, कुछ कंट्री जो है स्ट्रगलिंग कंट्री होती है, जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो जो जैसे कि आपकी डेवलप्ड कंट्री है, उनको उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास फंड्स होता है। तो वो किसी चीज़ को जैसे HFC को अब रिप्लेस करना है, तो देयर मस्ट बी समथिंग, कोई भी ऐसा केमिकल होगा जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। बिकॉज आपको रेफ्रिजरेटर का बनाना है तो आप तो बनाएंगे, वो तो बनाना आप बंद नहीं कर देंगे, बट उसका कुछ सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे जिससे आपको इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना हो। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि डेवलप्ड कंट्री होती है, उनके पास फंड होता है, उनके पास पॉलिसी होती है, उनके पास विजन्स होते हैं। ठीक है। तो उसको जल्दी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपके डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री क्या होती हैं कि जो उनको डेवलप्ड कंट्री को फॉलो करती हैं, उनके पास भी फंड लेकिन उतना नहीं होता है, लेकिन यूएनईपी उनको फंड प्रोवाइड करती है और धीरे धीरे थोड़ा उनको ज़्यादा टाइम लाइन दिया जाता है। उसके बाद आपकी स्ट्रगलिंग कंट्रीज होती हैं। स्ट्रगलिंग कंट्रीज जो है जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्री हो गई या छोटी मोटी और भी कंट्रीज़ हैं जो फाइनेंशियल लेवल पर बहुत, उनके पास आपका रिसोर्सेज नहीं है, पॉलिसीज़ नहीं है, विज़न नहीं है, तो उनके लिए यूएनईपी मदद करती है। और जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं वो उनको इसमें मदद करती हैं। तो उनके लिए थोड़ा टाइम लाइन थोड़ा सा ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री अपना पहले इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी बनाएंगे, उनका भी कुछ फंड खर्च होगा। उसके बाद वो इन छोटी छोटी कंट्रीज पे करेंगे, जिससे वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छा हारमोनी बन सके। ठीक है। तो इंडिया को ये टारगेट दिया गया है 2047, 2047 तक। डेवलप जो इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में आती है, तो उसको 2047 तक ये टारगेट दिया गया है। और डेवलप्ड कंट्री जैसे आपका अमेरिका, जापान, US, रशिया हो गया, तो इनको 2036 तक ये टारगेट दिया गया है। और चाइना और सब कुछ कंट्रीज हैं जिनका, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, जो बाहर से इंपोर्ट करेंगे या तो वहीं पे माइनिंग करके निकालेंगे या कुछ भी जो भी होगा। तो उनको ये जो बहुत बड़ा इकोनॉमी होती है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 2045 तक चाइना को टाइम दिया गया है। जो आपकी रिच कंट्री है उनको इमीडिएट बोला गया है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, फंड है, उनको बोला गया आप तुरंत स्टार्ट कीजिए। बट जो इंडिया और सब अदर कंट्री हैं उनको थोड़ा सा टाइम दिया गया और बोला गया आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, बट एनी हाउ यू हैव टू स्टार्ट। फाइनल आपकी डेडलाइन 2031 पे है, उससे उसके बाद नहीं, उससे आप उस टाइम तक में आप ये प्रोग्राम को स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप HFC को कार्व आउट कर सकें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इससे क्या हमें फ़ायदा मिलने वाला है, हमारे पास आउटकम क्या होने वाला है। तो अगर देखिए, अगर इसको प्रॉपर प्रोसीजर से, ठीक है, अगर इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो क्या है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का जो इस सेंचुरी का 2021वीं सेंचुरी का जो एंडिंग होगा, तो इस टाइम तक में 2020वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक में हमें 0.5 डिग्री सेल्सियस का ही ग्लोबल वार्मिंग राइज मिलेगा। ये हमारा टारगेट है। इससे ज़्यादा हमें राइज नहीं करने देना है। अगर इससे ज़्यादा राइज करेंगे तो हमारे जो ग्लेशियर्स होंगे वो मेल्ट डाउन हो जाएंगे और बहुत सारी कंट्रीज डूब जाएंगी। ठीक है। जो आइलैंड हैं वो डूब जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें ये करना है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने 0.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस सेंचुरी के लिए टारगेट सेट किया गया है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद ये किगाली अमेंडमेंट के अलावा ऐसा कोई और प्रोग्राम नहीं चल रहा है जो आपके ग्रीन हाउस गैस को का कर्टेल करेगा। तो इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बिकॉज ये एक सोलली अकेला ही प्रोग्राम है, तो इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसलिए इम्प्लीमेंट होगा तो आगे के फ्यूचर के लिए हमारे लिए मोटिवेशनल होगा और भी प्रोग्राम्स लाए जाएंगे ऐसे। ठीक है। इसको क्रूशियल इसलिए है क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 के करीब हुआ था, उसमें कहा गया था कि हम जो अपना टाइम है, जो अपना टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर, वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमको नहीं जाने देना। बिकॉज ये जो है ना
अभी आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमारे जो है कि आप ट्रीज काटे जा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो उसको कर्व आउट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो किगाली मूवमेंट उसमें एक किगाली प्रोग्राम एक उसमें बहुत ही अच्छा स्टेप है जो लिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। तो अभी हमको ये पता चल गया तो 2 डिग्री और पूरा सेंचुरी में 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का टारगेट हमारा नहीं है। ठीक है, अभी जानते हैं क्या है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोफ्लोरो, तो क्या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है? ये जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का ही एक वो रूप है, बट इसमें क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा हार्मफुल है ग्लोबल के लिए। मतलब ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड से 2500 टाइम्स, मतलब यूएनईपी की एक रिपोर्ट आई थी, यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है, एक यूनाइटेड नेशन का एक जो 6 ऑर्गन्स होते हैं उसमें से एक है। आप हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि और 5 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशंस के। ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी मेंस में पूछ लेता है, कभी कभी आपका प्री में भी पूछ लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अब सोचिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड से 2500 गुना ज़्यादा हार्मफुल है, तो इसको कर्टेल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आप हमको लगता है समझ गए होंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है। आगे बढ़ते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में साइन किया गया था और ये इफेक्ट में आया था 1989 में। अभी इसमें जो साइन किया है 46 कंट्रीज़ ने साइन किया है, बट रेटिफिकेशन 20 स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई प्रोग्राम होता है, कोई भी ग्लोबल समिट होती है, तो उसमें जाके जो भी वहाँ पे कंट्रीज होती है जो इसमें इंटरेस्ट दिखाती है उनको साइन करना पड़ता है। उन कंट्रीज को उसकी सिग्नेटरीज कंट्रीज कहा जाता है। और फिर इन कंट्रीज को क्या होता है, अपना जो आपका संसद होता है, पार्लियामेंट होता है, उनमें जाकर उसको रेटिफिकेशन करना पड़ता है। तो 46 सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने इसको साइन किया था और 20 कंट्री अभी तक हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई किया है। ये लोकेशन था मॉन्ट्रियल। मोस्टली जो भी ऐसे समिट्स होते हैं वो उस जगह के नाम पे पड़ जाते हैं। मॉन्ट्रियल कनाडा में एक बहुत ही पॉपुलर सिटी कह सकते हैं, तो मॉन्ट्रियल वहाँ पे है। तो लास्ट 3 डेकेड्स में 1989 में जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इसने काफ़ी कोशिश की है और काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन चल रहा था। ठीक है, फिर उसको हटा के हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लाया गया। अब इसको भी हटा के कुछ लाने की कोशिश की जा रही है जिससे इफेक्ट, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन इससे ज़्यादा खतरनाक था, इससे ज़्यादा हार्मफुल था, उसको हटाया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब पता चला कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है, थोड़ा सा इफेक्ट करता है। तो ओजोन, ये CFC HFC जो होता है ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस में आ जाते हैं जो ओजोन को नुकसान करते हैं। ओजोन जैसे आपको पता होगा कि आपका स्ट्रेटोस्फीयर में जो होता है ओजोन 2 टाइप का एक्चुअली पाया जाता है। एक पाया जाता है आपका नेचुरल, मतलब जो है स्ट्रेटोस्फीयर में फॉर प्रोटेक्टिंग आर अर्थ। ठीक है, जो आपकी सन की रेस से आपको बचाता है, अल्ट्रावायलेट रेस से। और दूसरा होता है जो पोल्यूशन से क्रिएट होता है ये ट्रोपोस्फीयर में, तो वो जोन जो है हमारी वरदान है। और ये ट्रोपोस्फीयर में जो क्रिएट हो रहा है वो अभिशाप है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जानते हैं कि अभी कंसर्न क्या है। कंसर्न ये है कि देखिए, जैसे मैं आपको बताया पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, उसको रिप्लेस किया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, उसको फिर रिप्लेस किया गया HFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, अब क्या है कि HFC का भी अभी थोड़ा सा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो उसको हटा के कुछ लाने की बात की जा रही है। तो इतना आसान तो नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री, जैसे मैं आपको बताया कि डेवलपिंग कंट्री हैं और जिनके पास पैसा है वो तो इसको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको, बट जो छोटी छोटी कंट्री है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें। ठीक है, जो सोनली डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज जो फ्रिज की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, एयर कंडीशनिंग की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो उनके लिए छोटी छोटी कंट्री के लिए इसको रिप्लेस करने के लिए कहीं से तो इसको इम्पोर्ट करना होगा। ठीक है, तो मुश्किल हो जाता है। तो इसके कहने का मतलब है कि अभी जो है HFC का कंट्रीब्यूशन जो है, मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो कंट्रीब्यूशन है अभी आपका ग्रीन हाउस गैस में, टोटल 10 ग्रीन हाउस गैस होते हैं जैसा आपको पता होगा, नेचुरल ऑकरिंग 10 ग्रीन हाउस गैसेस। तो HFC का कंट्रीब्यूशन अभी उसमें 3% है, लेकिन अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये 19% हो जाएगा 2050 तक। 19% का मतलब आप समझ रहे हैं, 6 गुना बढ़ जाएगा। 6 गुना बढ़ने से सोचिए, अभी हम लोगों का यह हाल है कि अभी ग्लोबल वार्मिंग होती है, कितने ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर ये 6% और बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। ठीक है, इसलिए ये स्टेप लिया जा रहा है, स्ट्रिक्टली स्टेप लिया जा रहा है। और इंडिया का ये स्टेप जो है बहुत ज़्यादा अप्रिसिएबल है।
वी अप्रिशिएट, और पूरा वर्ल्ड भी इसे अप्रिशिएट कर रहा है। हमें और भी ऐसे स्टेप लेने होंगे कि ट्रीज़ को कैसे बचाया जाए, एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। डेफिनेटली हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, और वो वीडियो हम आपको बेसिक से बताएंगे, ठीक है। और इससे भी आगे भी जो वीडियो आते रहेंगे, आगे जो भी न्यूज़ आती रहेंगी, उनको हम इसी तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट करते रहेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एट नॉलेज ग्रंथ। ये नॉलेज ग्रंथ हमारा चैनल है, साइड में आपको लोगो दिख रहा होगा। हम यूट्यूब में भी हमारा चैनल है, और आपका इंस्टा में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।